अस्सलामुअलैकुम। तो हमारा वेक्टर का चैप्टर चालू है। हमारा डॉट प्रोडक्ट हो गया है और हमारे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के एमसीक्यूज़ रहते थे, तो वो इस वीडियो में करेंगे हम। ठीक है। अब जो डॉट प्रोडक्ट को नहीं जानता तो वो पहले डॉट प्रोडक्ट सीख के आए, तभी वो ये एमसीक्यू कर पाएगा। सो शुरू में चंद आसान एमसीक्यू लेंगे, बाद में थोड़े से अच्छे लेवल के यानी कि पेपर के लिहाज से जो बेहतर होंगे वो। सो पहला एमसीक्यू लो आसान सा कि द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स। ए एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट्स एंड P एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट्स, और एंगल दिया है हमें, एंगल बिटवीन A और B में 60 डिग्री। देन फाइंड A डॉट B, स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट फाइंड करो। ऑप्शंस लो 10, 5, 3√5 और D लो 7। चलो जी, आसान सा है, कर लिया होगा। देखो डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, A डॉट B, A का मैग्नीट्यूड, B मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल थीटा, A मैग्नीट्यूड 5 है, B का 2 और कॉज ऑफ 60 क्या आएगा, हाफ। ये कैंसल, सो फाइनली वी गेट 5 एज अ रिजल्ट, और बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। दूसरा एमसीक्यू कि हमें फिर से दो वेक्टर्स, दी रेशियो, अब रेशियो दिए, द रेशियो ऑफ टू वेक्टर्स इज 3:5, और इसका जो एंगल है, एंगल ऑफ वन वेक्टर इज 60 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड सेकंड has 120 डिग्री with पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो इनका डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट वो दिया है 30। तो फाइंड क्या करना है, ए को और बी को, जो वेक्टर्स है उनको फाइंड करना है। पहला 6, दूसरा 4, एक 6, दूसरा 10, एक 6, दूसरा 5√3 और D 10√3/3 और 50/3√3। चलो जी, ये भी आसान सा है, थोड़ा सा बस आपको यहाँ पे इन रेशियो से ए और बी को फाइंड करना पड़ेगा, मतलब उनके दरमियान रिलेशन, तभी आप कर पाएंगे। सो मैं करने जा रहा हूँ। देखो, अगर ए और बी का रेशियो दिया है, एक वेक्टर ए है, दूसरा बी है, और इनका जो रेशियो है वो 3:5 है, यानी कि 5 टाइम्स ए को हम लिख सकते हैं, या 5 टाइम्स ए इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स बी। ए इज इक्वल्स टू 3/5 टाइम्स बी। यहाँ से हमारे पास ए और बी के दरमियान एक रिलेशन तो बन गया, लेकिन हमें यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट भी दिया है, ठीक है।
यानी कि हम कह सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। अब ये दोनों हमने मालूम करने हैं। कॉस थीटा, थीटा हमें डायरेक्ट नहीं दिया, कहा है कि एक वेक्टर का 120 डिग्री है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस और दूसरे का 60, तो थीटा क्या होगा? थीटा इन दोनों के दरमियान का एंगल होता है, यानी कि 60 डिग्री। 120 माइनस 60, 60। थीटा भी आ गया जो कि 60 है और डॉट प्रोडक्ट भी 30 है। अब यहाँ पे ए की जगह मैं बी को पुट करता हूँ और ये बी कॉस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा? 60 है ना, हाफ, यानी कि यहाँ से आएगा 30 इज इक्वल्स टू 3b स्क्वेयर बाई 10 और ये कुछ हो जाएगा यूं 30 इंटू 10 ओवर 3 इज इक्वल्स टू b स्क्वेयर, यहाँ पे 10 और ये 10 10, यानी कि b हमारे पास 10 आ रहा है। यहाँ से a को अगर फाइंड करना चाहें जो कि 3/5 कहाँ गया, मिटा दिया, 3/5 टाइम्स b आ रहा था और यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दो 10, सो 5 2 10 3 2 6, यानी कि b इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तीसरा, हमें दो वेक्टर्स दिए हैं। इफ़ a इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड b इज इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, देन फाइंड डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि a डॉट b क्या होगा, ये फाइंड करो, स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है। ऑप्शंस, ऑप्शंस 5 4 10 और D6। चलो जी, ये भी आसान है। ये दूसरा तरीका है डॉट प्रोडक्ट को फाइंड करने का। मैंने बताया था कि अगर कंपोनेंट्स दिए हो तो कैसे करते हैं, ये मैंने बताया था। सो यहाँ पे क्या करेंगे कि हर एक कंपोनेंट को करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो और फिर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उन सबको ऐड कर दो, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके क्या आता है 6, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके -6 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके 4 आएगा। यहाँ से इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट जो करना है कर लो, जो रिजल्ट आए वही इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, फोर्थ, if a is equals to xi cap plus 2j cap plus k cap and b is equals to xi cap plus xj cap plus 10k cap और हमसे यहाँ पे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी दिया है कि दी डॉट प्रोडक्ट इज 9, फाइंड x, यानी कि x को हमने फाइंड करना है। ऑप्शंस +-1 b -1 c -3 d 3। चलो जी, ये भी आसान है। आसान है उसी तरीके से होगा जैसा कि पहले हमें डॉट प्रोडक्ट दिया है, यानी कि a डॉट b इज इक्वल्स टू 9 और यहाँ पे a डॉट b कैसे करेंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई कर दो x स्क्वेयर, 2 को x के साथ 2x और 1 को 10 के साथ, यानी कि
10 आ जाएगा और इसका वैल्यू क्या है 9। सो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x और ये यहाँ पे आके इसको 1 कर देगा, यानी कि ये 0, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0, या यहाँ से हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू -1। सो B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये भी आसान था। फिफ्थ, कि if A is equals to 2i cap plus 3j cap plus k cap and B is equals to 2i cap minus 2j cap or plus 2k cap, then A and B जो वेक्टर्स हैं आर ऑप्शंस परपेंडिकुलर, पैरेलल, एंटी पैरेलल या इनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं। चलो जी, ये भी आसान है। कैसे करेंगे? ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर भी दिया है और यहाँ पे ए बी का हमसे क्या पूछा है? रिलेशन के परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, जो भी है। हम क्या करेंगे कि अगर आपसे ऐसे अगर सवाल पूछा जाए एमसीक्यू में, जिस चीज़ में, पहले तो ये देखो, जैसे मैंने पहले एक एमसीक्यू में बताया था मेरे ख्याल से वेक्टर एडिशन में, कि पहले तो इन कंपोनेंट्स को देखो कि ये एक दूसरे के मल्टीपल तो नहीं, यानी कि ये वेक्टर इसका मल्टीपल तो नहीं। अगर मल्टीपल है तो पैरेलल, अगर मल्टीपल है किसी नेगेटिव का, यानी कि -2 का मल्टीपल है b, तो तब क्या होगा? एंटी पैरेलल। और अगर ये दोनों नहीं है, फिर क्या करना है? फिर डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का निकालना है, या क्रॉस प्रोडक्ट, खैर वो हमने पढ़ा नहीं है। सो डॉट प्रोडक्ट हम इन दोनों का फाइंड करेंगे। 2 2 4 -6 + 2 क्या आ रहा है? 0। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो उसका मतलब वो परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। और पैरेलल एंटी पैरेलल के लिए इसको देखना है, इसके कंपोनेंट्स को देखना है कि ये इसका कोई मल्टीपल तो नहीं। अगर है तो या तो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल। अगर नेगेटिव में कोई कंपोनेंट मतलब नेगेटिव का कोई मल्टीपल है तब एंटी पैरेलल, और अगर पॉजिटिव है तो पैरेलल। Sixth, the dot product of a vector with itself is option A equal to magnitude, यानी कि magnitude of that vector, B square of magnitude, C 2 times of magnitude, और D none। चलो, ये भी आसान है। अगर एक वेक्टर है और उसका खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो इसे क्या आएगा? a cos थीटा, यानी कि a स्क्वेयर, और cos क्या होगा? मतलब एंगल क्या होगा? 0 डिग्री, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल होंगे, एक ही डायरेक्शन होगा क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ है। और cos ऑफ 0 1 होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सो स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड। ये अक्सर पूछा जाता है, इसी वजह से बताया, वरना है तो आसान। 7th, the dot product of I dot j,
I dot j dot j are the dot products of these are option A 1 1 1, B 1 0 और ये not possible, C 0 1 none और D कर लो 0 1 और ये वाला भी 1। चलो अब ये तीन अलग अलग MCQ मैंने एक ही MCQ में डाल दिए। देखो जो सेम वेक्टर्स हों यानी कि यूनिट वेक्टर्स, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 1 और जो डिफरेंट हो 0। लेकिन इसका क्या होगा, क्या तीन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे इससे एक स्केलर आएगा यानी कि एक मैग्नीट्यूड, ठीक है, एक स्केलर आएगा या मैग्नीट्यूड आएगा और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का नहीं हो सकता। ये कोई सेंस ही नहीं रखता, ये बात, इसका कोई मतलब नहीं इस बात का कि एक स्केलर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो वेक्टर के साथ। हाँ, स्केलर मल्टीप्लाई हो सकता है वेक्टर के साथ, लेकिन डॉट प्रोडक्ट नहीं हो सकता। डॉट प्रोडक्ट की अलग डेफिनेशन है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं, इसी वजह से ये नॉट पॉसिबल होगा। सो बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। इनका 1, इनका 0 और ये नॉट पॉसिबल। यहाँ तक तो सिंपल MCQ थे, आसान आसान। अब ज़रा अच्छे अच्छे देखो। 8th, if the magnitudes of two vectors are 3 and 4 and their resultant is 5 in magnitude, ठीक है, in magnitude, तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 12 और डी 0। चलो जी, अब ये करो सर। वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड दिए हैं और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया है, तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। देखो यहाँ पे अगर इन दोनों को देखा जाए, यहाँ पे ज़रा मैं अगर इन दोनों को ड्रॉ करूँ, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और इनका रिजल्टेंट ये है। इसका मैग्नीट्यूड 4, इसका 3 और इसका 5। क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनाएगा? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, और यहाँ पे ये बिल्कुल उसी तरह से है, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16 और 3 स्क्वायर 9। ये भी 25 दे रहा है और ये भी 25, यानी कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 है, ये राइट एंगल पे है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ। तो इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। आठ हो गए हमारे MCQ। आगे देखो 9th, दो वेक्टर्स दिए हैं। ए वेक्टर है 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, एंड बी दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप।
और हमसे पूछा है कि इन दोनों के दरमियान क्या एंगल होगा ये फाइंड करो। ऑप्शन ए 49 डिग्री, बी 73, सी 31 डिग्री और डी 120 डिग्री। चलो जी इसको ज़रा करो। दो वेक्टर्स दिए हैं, उनके दरमियान क्या एंगल है ये फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? देखो जो दो वेक्टर्स हैं, अगर हम डॉट प्रोडक्ट इसका करें तो क्या एंगल फाइंड कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि कॉज ऑफ थीटा वहाँ पे होता है। यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉज ऑफ एंगल थीटा। अगर ये वैल्यू हमारे पास आ जाए और इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी, तो हम थीटा को फाइंड कर सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट को फाइंड कर लेते हैं, आसान है। 6 3 18, 3 4 12, यानी कि ये 30। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 6 6 36, 3 3 9 और 2 2 4 मिलके क्या बनाता है? 13 49, यानी कि 7। और बी का मैग्नीट्यूड 3 3 9 4 4 16 25, जिससे 5 आएगा। और यहाँ पे कॉज ऑफ थीटा, यानी कि कॉज ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 30/35 या 5 से डिवाइड करके 6/7 आता है। कॉज ऑफ थीटा 6/7 और थीटा इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स 6/7। अब क्या करें? हमें तो इस चीज़ की वैल्यू याद नहीं। अगर 1/2 होता, 1/√2 होता, √3/2 होता, 0 होता, 1 होता, तो हम फाइंड कर सकते थे। 0 30 45 60 90, ये सारे एंगल्स याद हैं। लेकिन इसका क्या करेंगे? तो ऐसी सूरत में अगर पेपर में ऐसा MCQ आ जाए, तब आपने क्या करना है कि कॉस जो होता है वो 0 एंगल से 90 एंगल की तरफ जब हम जाते हैं, यानी कि 0 एंगल से 90 एंगल की तरफ कॉस उल्टा काम करता है। ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू की तरफ जाता है। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम 0, यानी 90 पे 0 वैल्यू देता है और 0 पे 1, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे 6/7 है, इससे पहले तो क्या वैल्यू आएगी वो ज़रा देखो। तकरीबन आएगी 60 करके 7 8 56 0.8 वैल्यू आ रही है। और अगर हम cos 60 करें तो उससे आती है 1/2, यानी कि 0.5। यानी कि यहाँ पे अगर एंगल बड़ा होगा तो cos की वैल्यू छोटी होगी। ठीक है। और अगर एंगल छोटा होगा तो cos की वैल्यू बड़ी होगी। यहाँ पे cos की वैल्यू बड़ी है तो मतलब एंगल छोटा होगा इससे, यानी कि थीटा इज़ लेस देन 60। इतना तो हमें मालूम पड़ गया। ये ऑप्शन गलत, ये तो वैसे भी गलत है। 120 पे नेगेटिव देता है और ये पॉजिटिव है, और ये वाला गलत। अब क्या 49 31 बचे। ज़रा 45 पे देखते हैं। 45 पे cos देता है 1/√2 की वैल्यू, जो कि ये हम लिख सकते हैं 0.5 टाइम्स √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, यहाँ से 0.5 आएगा। और √2 की वैल्यू मान लो 1.34, ऐसा ही कुछ 4 मान लो। ठीक है, 1.3 ऐसा कुछ मान सकते हो, क्योंकि √1 की वैल्यू 1 आती है और √4 की वैल्यू 2 आती है, यानी कि 1 और 2 के दरमियान होगी √2 की वैल्यू। अगर 1.4 माने तो इससे आता है 0.5 से मल्टीप्लाई करने पे 0.7। ठीक है, 0.7 आएगा, हाफ किया ना इसको, 0.7। और 0.7 भी इससे छोटा है, यानी कि ये एंगल उस एंगल से बड़ा होगा, क्योंकि वैल्यू हमारी छोटी आई। यानी कि हमारा थीटा अब भी 45 से भी छोटा है। तो अगर थीटा लेस देन 45 है तो इसका मतलब ये भी गलत, और हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा 31। ऐसा अक्सर देते हैं। अब जो आपको ऐसा MCQ देगा, ठीक है, एग्जामिनर जिसने पेपर बनाया है वो ऐसा भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं है,
एग्ज़ाम है वो 31 डिग्री और दूसरा ऑप्शन 32 डिग्री, तीसरा 33 डिग्री ऐसा नहीं देगा, क्योंकि उसको भी पता है कि आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो कैसे फाइंड करेंगे इनको। तो वो दूर दूर की ऐसी वैल्यूज़ दी होगी कि आप ज़रा थोड़ी सी अगर मेहनत लगाए तो आप फाइंड कर सकते हैं, यानी कि उस तक पहुंच सकते हैं। एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन ज़रूरी होती है, ज़्यादातर MCQ में ऐसे दिए होते हैं कि उसमें अप्रोक्सीमेशन आपको करनी पड़ती है। टेंथ MCQ देखो कि फाइंड द एंगल ऑफ वेक्टर जो कि 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप है विद पॉजिटिव x एक्सिस। और D 120। ठीक है, आसान है। अब देखो, अगर आपको कोई वेक्टर दिया है और x, y या z जिस भी एक्सिस के साथ आपसे एंगल पूछा है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है कि कॉज ऑफ थीटा, यानी कि उस एक्सिस के साथ एंगल थीटा होगा, इज इक्वल्स टू कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर ऑन दैट एक्सिस, यानी कि यहाँ पे x एक्सिस की सूरत में 3 होगा, और डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। अगर ये a वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड। यहाँ से आप थीटा फाइंड कर लेंगे, और वो थीटा क्या होगा, वो एंगल जो उस एक्सिस के साथ बना होगा इस वेक्टर का, यानी कि यहाँ पे x एक्सिस। लेकिन ये चीज़ कहाँ से आई, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो देखो, ये वाला एक वेक्टर है और यहाँ पे x एक्सिस में एक वेक्टर होता है i कैप यूनिट वेक्टर। अगर इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट करें, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 3, ठीक है। और इन दोनों के मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है 7, यानी कि 7, और बी का मैग्नीट्यूड 1, और ये कॉस थीटा के बराबर। बी का मैग्नीट्यूड वैसे भी 1 है, इसको नहीं लिखते, तो ऊपर आ गया कंपोनेंट और नीचे आ गया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यही बराबर है कॉस ऑफ थीटा के। और थीटा क्या होगा, इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल। लेकिन इतने लंबे तरीके से नहीं करना कि डॉट प्रोडक्ट लो, वही एक ही चीज़ है। जिस कंपोनेंट मतलब जिस एक्सिस के साथ आपने एंगल फाइंड करना है, उस वेक्टर का वो वाला कंपोनेंट ले लो। अगर y एक्सिस होता तो हम 2 लेते, अगर z होता तो 6 लेते। उस कंपोनेंट को ऊपर लो और नीचे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसी से ही एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे इस केस में क्या होगा 3/7, यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स। अब ये फिर से हमें मालूम नहीं कि कॉस इनवर्स 3/7 क्या है, तो वही चीज़ करेंगे कि कॉस, अगर एंगल 0 से 90 की तरफ जा रहा है तो कॉस मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आता है। मतलब अगर एक एंगल दूसरे से बड़ा है तो उसकी कॉस वैल्यू दूसरे से छोटी होगी। अगर एंगल बड़ा है तो वैल्यू कॉस की छोटी होगी। यहाँ पे इसको ज़रा फाइंड करते हैं, क्या आएगा 30 0.4 32 0.43 करीबन, ऐसा ही कुछ 0.43। और इसके करीब कॉस की कौन सी वैल्यू है जो हमें पता है, कॉस 60 जो कि हाफ है, और ये 0.5, यानी कि ये वाला एंगल 60 के करीब है, लेकिन ज़्यादा होगा या कम, चूँकि ये वैल्यू इससे छोटी है मतलब एंगल बड़ा होगा। 60 से थोड़ा सा बड़ा है, और यहाँ पे ये दो तो हो नहीं सकते इन दोनों में से, तो ये वाला ठीक होगा, क्योंकि मतलब करीबन ये वाला ही ठीक होगा, क्योंकि ये वाला ज़्यादा दूर है 60 से। और वैसे भी कॉस जब 60 से आगे जाता है, कॉस का ग्राफ
अगर आपने देखा होगा जब 60 से ज़्यादा दूर जाता है या यहाँ पे इस वाले रीजन में, तो इसका एंगल में इजाफा थोड़ा होता है और इसकी वैल्यू में कमी ज़्यादा होती है। ठीक है, एंगल में इजाफा थोड़ा और वैल्यू में कमी ज़्यादा, यानी कि यहाँ से 5 और 4.3 में अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो एंगल में छोटा डिफरेंस होगा। ठीक है, इस चीज़ को समझ गए। स्लोप ऐसे आ रहा ना। चलो जी, तो ऐसे अगर आपसे एंगल पूछा है किसी एक वेक्टर का किसी भी एक्सिस के साथ, उसका वो मैग्नीट्यूड नीचे ले लो डिनोमिनेटर में और ऊपर उसका कंपोनेंट उस एक्सिस के साथ, यहाँ से आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। ऊपर भी मिटा दिया, चलो खैर। 11th MCQ इसी तरीके का एक और लो कि द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज 8 यूनिट्स। ठीक है, 8 यूनिट्स एंड इट्स component with the positive x-axis is 4 units. Find angle find करो with positive x-axis। ठीक है, ऑप्शन ए 30, बी 60 डिग्री, सी 90 डिग्री और डी 120 डिग्री। बहुत ही आसान उसी तरीके से है, लेकिन सिर्फ एक दूसरे इस किस्म के भी आ सकते हैं, मतलब वही चीज़ है लेकिन थोड़ा सा इसमें और उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। तो ये मतलब बना बनाया दिया है। ठीक है, कंपोनेंट भी दे दिया और मैग्नीट्यूड भी दे दिया, यानी कि कॉस थीटा क्या हो जाएगा ये चीज़, और यहाँ पे थीटा कॉस इनवर्स 1/2 जो कि 60 डिग्री होगा। इस तरह के भी आ सकते हैं, तो इसी वजह से ये वाला भी करा दिया, वरना था तो बहुत ही आसान। अब बार ज़रा देखो, ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इफ द सम ऑफ two vectors is perpendicular to their difference, then the ratio of the two vectors is √2, 1/√2, √3, 1। चलो जी, इसको ज़रा ज़रूर ट्राई करें, कोशिश करें 1 2 3 जितनी मरतबा ट्राई कर सकते हैं, जितना ज़्यादा ट्राई करेंगे उतना ही बेहतर। ठीक है, अब दो वेक्टर्स का हमें सम कहता है कि सम और जो दो वेक्टर्स का डिफरेंस है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि अगर दो वेक्टर्स हमारे कुछ यूँ हैं, एक ये वेक्टर है और एक दूसरा ये वाला वेक्टर है, जिसको मैं यहाँ पे इसके ऊपर प्लेस कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे इसी का ही एक अपोजिट वेक्टर यहाँ पे बनाते हैं, ये वाला इसके अपोजिट है, इसको ए मान लो, ये बी और ये -b यानी कि नेगेटिव बी का। यहाँ से ये वाला जो होगा ये इन दोनों का रिजल्टेंट समेशन का, यानी कि इन दोनों का सम होगा, और ये जो है ये इन दोनों का डिफरेंस होगा, रिजल्टेंट होगा इन दोनों के डिफरेंस का। अब हमें बताया क्या है कि ये दोनों जो हैं, सम का जो वेक्टर है और डिफरेंस का जो वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है। अगर ये आपस में परपेंडिकुलर है
तो रेशियो क्या होगा वेक्टर्स का, सम और डिफरेंस का रेशियो नहीं, वेक्टर्स का रेशियो क्या होगा। देखो जरा, यानी कि अगर ये वाला वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, यानी कि a प्लस b जो वेक्टर है और इसका a माइनस b वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a डॉट a प्लस b डॉट a, थोड़ा सा साफ करके लिखता हूँ, a डॉट a प्लस b डॉट a प्लस बल्कि माइनस होगा, माइनस a डॉट a का हो गया, a डॉट b का रह गया था, माइनस a डॉट b और प्लस बल्कि माइनस ये b, माइनस b डॉट b, ये बराबर है 0 के। अब ये क्या चीज़ है, ये इससे कैसे आया, तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं बताया था, डॉट प्रोडक्ट था वो मैं भूल गया था। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है वो आप जानते होंगे शायद, कि अगर ये एक वेक्टर है चाहे जो भी चीज़ है और इसके अंदर b प्लस c है, ठीक है, तो ये बराबर है अगर ए बी प्लस ए सी के, इसका मतलब ए बी सी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करते हैं। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये भी है, ठीक है, इसको एज अ होल ए मान लो, ठीक है, एज अ होल कैपिटल ए मान लो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन का जो रूल होता है वही डॉट प्रोडक्ट का भी है। और यहाँ से क्या आएगा, क्या ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि कम्यूटेटिव भी होता है डॉट प्रोडक्ट, कम्यूटेटिव यानी कि इसको b डॉट ए लिख सकते हैं और ये कैंसिल हो जाएंगे। और इससे क्या आएगा, ए स्क्वेयर, यानी कि ए के वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वेयर्ड बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल्स टू बी या ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर, स्क्वेयर स्क्वेयर कैंसिल, रूट लगा के ए इज इक्वल्स टू बी, मतलब कि अगर दो वेक्टर्स ऐसे हैं कि उनके सम और उनके डिफरेंस परपेंडिकुलर होंगे तो वो दो वेक्टर्स बराबर होंगे या उन दोनों का रेशियो क्या होगा, 1। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कुछ यूं भी हो सकता है, ये सवाल ऐसा भी पूछ सकते हैं कि पूछा होगा कि if two vectors are equal in magnitude या equal in length, then their sum and their difference are perpendicular parallel, ये ऑप्शंस दिए होंगे। तब अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो उनके जो सम का रिजल्टेंट होगा और जो डिफरेंस का होगा उनके दरमियान 90 का एंगल होगा या परपेंडिकुलर। और ये ऐसे भी हो सकता है, अब अगर ये ऐसे हो कि दो वेक्टर्स ए बी के मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और ये दो परपेंडिकुलर भी हो, वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, तब क्या होगा कि जो इसका सम होगा, इन दोनों के सम का जो रिजल्टेंट होगा और जो डिफरेंस का रिजल्टेंट होगा वो आपस में परपेंडिकुलर भी होंगे और बराबर भी होंगे।
इनके मैग्नीट्यूड्स बराबर भी होंगे। तो ऐसा भी आपसे पूछ सकता है कि दो वेक्टर्स बराबर हैं और परपेंडिकुलर भी हैं, तो उनके सम और उनके डिफरेंस के दरमियान क्या रिलेशन है? वो परपेंडिकुलर भी होंगे और सेम इन मैग्नीट्यूड भी होंगे। ये काफ़ी अच्छा सवाल था डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। आखिरी एमसीक्यू देखो 13th, प्रोजेक्शन का रह गया है। प्रोजेक्शन का एमसीक्यू हमने नहीं किया। मान लो ए वेक्टर दिया है हमें 3i कैप प्लस 4j कैप एंड बी वेक्टर दिया है 4i कैप प्लस 3j कैप, और हमसे पूछा है कि फाइंड प्रोजेक्शन या कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी वेक्टर। ऑप्शंस ले लो, ऑप्शंस ले लो, क्या होगा 24/25, 24/5, 25/24 और डी 5/24। चलो ये भी आसान है, जिसको ये पता है कि प्रोजेक्शन क्या है वो कर लेगा, आराम से ट्राई कर लिया होगा। देखो प्रोजेक्शन क्या होता है, ए डॉट बी में ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अगर ए का प्रोजेक्शन पूछा है ऑन बी तो ए का प्रोजेक्शन होगा ए कॉस थीटा। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये वाला। बी के ऊपर ए का प्रोजेक्शन क्या होगा, अगर ये थीटा है ए कॉस थीटा, यानी कि ए कॉस थीटा हमने फाइंड करना है। तो ए कॉस थीटा हो जाएगा ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ से ए डॉट बी क्या है, 3 4 12 जमा 3 4 12 जो कि 24 होगा 24, और बी का मैग्नीट्यूड क्या है 4 4 16 3 3 9 25 और 5। सो बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे सारे एमसीक्यू ख़त्म। जिसको लगता है कि मुझसे कोई पॉइंट रह गया हो अब भी, तो वो कमेंट ज़रूर करें, और जिसको बाकी कोई इजाफी कुछ एमसीक्यू या कुछ ट्रिक्स मालूम हो तो वो भी कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के साथ या वेक्टर प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।